आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग मुगल प्रशासन पर विचार विमर्श करेंगे। मुगल प्रशासन पर विचार विमर्श करने का मूल उद्देश्य यह है कि आगामी बीपीएससी परीक्षा या अन्य सिविल सर्विसेज परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुगल प्रशासन पर विचार विमर्श करते हैं और इसमें विशेष करके केंद्रीय प्रशासन पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। मुगल प्रशासन में देखें तो सबसे पहले मुगलों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की। भारत में केंद्रीय प्रशासन की जब भी बात होती है तो पहले हम मौर्यों की बात करते हैं, फिर मुगलों की बात करते हैं, फिर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं और फिर अंग्रेजों की बात करते हैं। तो इस तरह से पूरे ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो 4 साम्राज्यों के जो केंद्रीय प्रशासन थे उसमें केंद्रीकरण का तत्व काफ़ी प्रबल था, जिसमें मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन, दूसरा मुगलों का केंद्रीय प्रशासन, अंग्रेजों का प्रशासन और विजयनगर के प्रशासन में। यद्यपि इसमें विकेंद्रीकरण के तत्व भी विद्यमान थे, फिर भी दिमाग में यह रखना है कि मुगलों के प्रशासन की अगर विशेषता पूछी जाए तो आप केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना उसने किया। इस केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में आरपी त्रिपाठी जो मध्यकाल के एक प्रतिनिधि इतिहासकार थे, उन्होंने एक शब्द में बताया कि उनके प्रशासन की मुख्य विशेषता यह थी कि उनके राजतंत्र जो हैं वह तुर्कों और मंगोलों के शासन पद्धति पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगलों का संबंध तुर्क और मंगोल से दोनों से स्थापित होता है। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण मुगल शासकों ने जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये जो 5-6 मुगल शासक हैं उन्होंने ही मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने में और विकसित करने में अपना योगदान दिया था। और बाबर का संबंध तुर्कों से भी था और एक तरफ से पिता और माता के तरफ से देखा जाए तो तुर्क और मंगोलों के पद्धति से वो जुड़ा हुआ था। इसीलिए दोनों पद्धति को उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में या उनके वंशजों ने स्थान दिया। एक दूसरी बात यह थी कि उस समय के विश्व में तुर्कों और मंगोलों की प्रशासनिक तंत्र ही प्रिविलेज कर रहा था। मोटे तौर पर प्रशासनिक ताने बाने को निर्माण करने में इन दोनों की बड़ी भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका रही। अतः इन्होंने भी, मुगलों ने भी इन दोनों पद्धति को अपनाया। मुगल शासक अपने आप को बादशाह कहता था, बादशाह कहता था। क्या कहता था? बादशाह। अब देखें, इससे पहले भारत में तुर्कों का, खिलजियों का, उसके बाद हम देखते हैं अफगानों का शासन रहा, लेकिन वे लोग अपने आप को, वहाँ के जो शासक होते थे वो सुल्तान कहते थे। वो क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। लेकिन मुगलों ने अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि बादशाह कहा। और इस तरह से भारत का पहला बादशाह, अगर या बादशाह की बात करें तो बाबर था। इससे पहले के जितने शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के मोटे तौर पर शेर शाह सूरी तक, वो भी पहले सुल्तान की ही उपाधि लिया था, फिर बाद में बादशाह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां तक के शासक जो हैं वह सुल्तान ही होते थे। सुल्तान और बादशाह में एक भारी फर्क है। बादशाह अपने आप को प्रमुख मानता था और मानता था कि परमात्मा के बाद, अर्थात खुदा के बाद इस धरती पर वह सर्वप्रमुख है। वह किसी खलीफा के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करता था। जबकि सुल्तान की विशेषता यह है कि वह मानता था कि सुल्तान जो है वो खलीफा के रिप्रेजेंटेशन में शासन करता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, उसके गवर्नर के रूप में सत्ता संभालता है। यानी कि खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने के बाद, खलीफा से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद, खलीफा से सनद प्राप्त करने के बाद वह यहाँ पर शासन कर रहा है। अब नाम की ही बात क्यों न हो, दिल्ली सल्तनत में केवल एक शासक हुआ। वह शासक अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और उसने हम देखते हैं कि खलीफा की अवधारणा को स्वीकार किया। लेकिन सभी शासकों ने खलीफा की अवधारणा को स्वीकार किया और इसीलिए वह सुल्तान हुए। तो सुल्तान का अर्थ होता है कि उसके ऊपर में खलीफा है, और बादशाह का अर्थ हुआ कि उसने खलीफा की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। तो खिलाफत की जो अवधारणा थे उनको अगर आप देखें तो मुगल शासकों ने ही भारत में अस्वीकार कर दिया था। तो जिस खिलाफत को लेकर के खिलाफत मूवमेंट की बात चली थी
उस खिलाफत को अगर देखें तो मुगलों ने स्वीकार नहीं किया था। तो बादशाह का अर्थ समझ गए, इन्होंने बादशाह की उपाधि ली थी और बादशाह जो थे वो सल्तनत कालीन सुल्तान से बिल्कुल अलग थे और कई सारे अंतर थे जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ आवश्यकता उसकी नहीं है। अगला, बादशाह मुगल प्रभुसत्ता को एक निजी संपत्ति मानता था। ये भी एक बात है, आप इनको अगर देखें तो राजा जो हैं वो प्रभुसत्ता को अपना निजी संपत्ति के रूप में मौर्यों के काल में भी आप देखें तो कुछ न कुछ उस तरह की बातें आपको दिखाई देगी। तो मौर्य की चर्चा जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे। यहाँ देखिए, इसका प्रमाण ये है कि एक बार हुमायूं कहीं फंस गया था, चौसा की लड़ाई या उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़ाई के बाद गंगा पार करने के लिए एक भिस्ती, निज़ाम नामक भिस्ती का, किससे, निज़ाम नामक भिस्ती को के सहयोग से वह गंगा पार किया और उसने बताया कि मैं शासक हूँ, सम्राट हूँ और मुझे तो अगर तुम मेरे यहाँ कभी आते हो तो हम तुम्हें एक दिन के लिए बादशाह बनाएंगे। और उसने उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दिया और उस निज़ाम भिस्ती ने एक चमड़े का सिक्का भी जारी कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रभुसत्ता को, जैसे अभी के संदर्भ में देखें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी पदाधिकारी हैं, राज्यपाल या जो भी हैं, वो सत्ता को किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सेकंड के लिए दूसरे को नहीं दे सकते हैं। यहाँ तो पद और गोपनीयता की बात होती है, पद देने की तो बात अलग है। उससे बहुत छोटी बात है कि जो निर्णय लिया गया वह भी किसी को नहीं बताएंगे और यहाँ एक दिन के लिए पद ही दे दिया गया। तो इस तरह से मुगल सत्ता शासक जो हैं प्रभुसत्ता को निजी संपत्ति मानते थे। निज़ाम नामक भिस्ती के संदर्भ में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल शासक जो हैं उसके संदर्भ में पूरे ताना बाना को, प्रशासनिक तंत्र को लिखने वाला व्यक्ति हम देखते हैं कि अबुल फजल था। और अबुल फजल ने अपने अकबरनामा या आईने अकबरी में, जो अकबरनामा का ही एक भाग है, उसमें हम देखते हैं कि फर-ए-इज़्दी का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि राजत्व जो है वो परमात्मा से निकला हुआ एक दैवीय प्रकाश है। क्या है? एक दैवीय प्रकाश है और परमात्मा की जिस पर कृपा होती है वही व्यक्ति शासक बनता है। इस फर-ए-इज़्दी की अवधारणा के माध्यम से अबुल फजल ने शासक को इन जितने सामंत थे या पदाधिकारी थे उससे ऊपर उठा दिया और उन्होंने कहा कि आपके बल पर या धार्मिक जो नेता हैं उनके बल पर या जो सामंत हैं उनके बल पर अकबर राजा नहीं बना है, बल्कि परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के दैवीय प्रकाश है, उस प्रकाश के बल पर वह शासक बना है। अर्थात आप जो हैं, ये जो केंद्रीय पर जो अमीर हैं, सामंत हैं और इस तरह के जो लोग हैं, नोबिलिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जब भी शासक चाहे, सम्राट चाहे या अकबर चाहे तो आपको पदस्थापित कर सकता है, पद से हटा सकता है। इस तरह की बात ये फर-ए-इज़्दी के माध्यम से इन्होंने दो बातें कह दी। पहली बात कह दी इंसान ए कामिल और दूसरा इमाम ए आदिल। ये इमाम ए आदिल का अर्थ हुआ कि वैसा व्यक्ति जो न्यायिक शासक है, वैसा व्यक्ति जो मोटे तौर पर आध्यात्मिक और भौतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, धार्मिक दोनों क्षेत्र में वह काफ़ी समझदार है और इन संदर्भों में वह जो निर्णय लेगा वह निर्णय अंतिम होगा। न्याय के लिए अगर धर्म के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यक है या उससे संबंधी भी निर्णय लेने की आवश्यकता है तो अकबर ले सकता है, सम्राट जो होगा ले सकता है और वह मान्य होगा। तो इस तरह से इंसान एक कामिल का अर्थ हुआ वैसा व्यक्ति जो सही संदर्भ में सही निर्णय ले सके और इमाम ए आदिल का अर्थ हुआ वैसा व्यक्ति जो आध्यात्म और धार्मिक संदर्भ में, शरीयत के संदर्भ में भी और अन्य प्रकार के जो कानून हैं, खास करके इस्लामिक कानून के बारे में भी जो निर्णय लेगा वो निर्णय मान्य होगा, अर्थात न्यायिक शासक। तो कुल मिलाकर के इस फर-ए-इज़्दी के माध्यम से अकबर को यानी मुगल शासकों को अबुल फजल ने अपने नोबिलिटी से, सामंत वर्गों से और धार्मिक क्षेत्र में जो काजी थे या सुदूर थे या इस प्रकार के और बहुत सारे ठेकेदार थे, उनसे उनको बरी कर दिया कि इन दोनों संदर्भ में वो बड़ा निर्णय ले सकता है। अकबर ने चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को भी लिया। पता होगा आप लोगों को कि चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा भारतीय अवधारणा है और इसके माध्यम से
राजा के प्रमुखता को स्थापित किया गया था। सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा मौर्य काल में आया था और अर्थशास्त्र में इसकी पहली बार चर्चा हुई थी। ध्यान होगा आप लोगों को, तुलादान और झरोखा दर्शन भी भारतीय विषय है और इस तरह से इन तीनों चीज़ों को मुगल सरकार ने अकबर के समय में खास करके प्रशासन में स्थान दिया गया, राजत्व में स्थान दिया गया। यह इस बात को रेखांकित करता है कि मुगल काल के राजत्व भारतीयता से, भारतीय राजत्व से काफी प्रभावित था। झरोखा दर्शन, तुलादान और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा स्पष्ट रूप से मुगल राज सत्ता में देखा जा सकता है, विशेष करके अकबर के समय में। आगे बढ़ जाते हैं, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, इस दोनों को अकबर ने छोड़ने की कोशिश की। यद्यपि पूरे मुगल काल में यह स्पष्ट रूप से बना रहा, लेकिन अकबर के समय में देखा जाए तो अकबर ने दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम से अलग हट करके दारुल सुलह पर बल दिया। दारुल हर्ब का अर्थ होता है वैसी शासन और सामाजिक व्यवस्था जिसमें गैर इस्लामिक परंपरा, गैर इस्लामिक धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक परंपराएं विद्यमान हो। उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं को खत्म करके इस्लामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा को स्थापित करना। अगर एक शब्द में कहें तो गैर इस्लामिक राजनीतिक और सामाजिक पद्धति को खत्म कर दिया जाए और उसके जगह पर इस्लामिक पद्धति को स्थापित कर दिया जाए। लेकिन अकबर इन चीज़ों से अलग हट करके दारुल सुलह की बात की और उन्होंने कहा कि मुझे दारुल हर्ब से भी कोई विशेष लेना देना नहीं है, दारुल इस्लाम में उसे कन्वर्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल यहाँ के विकास के संदर्भ में दारुल सुलह का अर्थ हुआ कि एक सुलह का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात। तो इस तरह की बात फिलॉसफी के स्तर पर हुआ या नहीं हुआ तो जब अकबर पढ़ेंगे तब देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सत्य क्या था। लेकिन फिलॉसफी के स्तर पर अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस तरह की बात को रखा है जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और विशेष करके औरंगजेब के समय में यही दोनों प्रमुख रहा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाने की बात, जिसकी चर्चा हम लोग अभी केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए, ये सारी बातें हुई। मुगल प्रशासन को अगर देखें तो कई भागों में हम बांट करके देख सकते हैं। पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा जिला प्रशासन, अगला परगना का प्रशासन, अगला ग्राम प्रशासन। इसके अतिरिक्त भी मुगल प्रशासन में और कई चीजें हैं, जैसे मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जैसे मुगल भू राजस्व प्रशासन, जैसे हम देखते हैं कि मुगल काल के जमींदारी व्यवस्था, ये भी प्रशासन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मुगल सैन्य व्यवस्था, तो सैन्य तंत्र, भू राजस्व तंत्र, उसके बाद मनसबदारी, जागीरदारी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, अगले वीडियो में इसको रखा जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं केंद्रीय प्रशासन पर। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर बादशाह था, जिसकी चर्चा यहाँ हम लोग पृष्ठभूमि में ही कर लिए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, बादशाह से आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय प्रशासन में देखें तो बादशाह को मदद करने के लिए, परामर्श देने के लिए या सहयोग करने के लिए कई पदाधिकारी थे और उसमें सबसे प्रमुख पदाधिकारी वकील और वजीर था। कौन था? वकील और वजीर। तो वकील को ही वजीर कहा जाता था, उसके कार्यालय को वजारत या वकालत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजारत और वकालत। तो इस तरह से हम देखते हैं वजारत और वकालत हो गया और इसके कार्य जो थे वो सिविल प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से और राजस्व प्रशासन से, तीनों जगह से जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपने समय का ये बहुत पावरफुल, बादशाह के बाद, सम्राट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और इसका संबंध राजस्व से भी था, सैन्य तंत्र से भी था और सिविल प्रशासन से भी था। यानी प्रशासन को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता था वह। बाबर के समय में इस पद पर निजाम ख्वाजा नाम का व्यक्ति था और हुमायूं के समय में हिंदू बेग नामक व्यक्ति और अकबर के समय में बैरम खां नामक व्यक्ति इस पद पर स्थापित था। और आपको याद होगा कि बैरम खां की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने बैरम खां को
उसने अकबर को ही चुनौती दे दिया था। और अकबर को जब उसने चुनौती दिया तो एक लड़ाई में बैरम खां की हार हुई और फिर इसको यहाँ से बाहर भेजने की बात की गई। कुल मिलाकर के देखा जाए, अकबर को जब बैरम खां ने चुनौती दिया तो अकबर को समझ में आ गया कि अगर वकील और जो वजीर हैं इसकी शक्ति को कम नहीं किया गया तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि मुगल शासक को वह चुनौती दे देगा, और चुनौती दे ही दिया था। अतः अकबर ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और उसने एक पद का सृजन किया जिसका नाम था दीवान ए कुल, और ये घटना 8वें वर्ष में है, अर्थात 1564-65। 8वें वर्ष का मतलब क्या हुआ, 64-65 में उसने इस तरह का कार्य किया। क्योंकि अकबर के गद्दी पर बैठने की बात करें तो 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर राजगद्दी पर बैठा था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने वकील के शक्ति को कम करते हुए उनसे राजस्व संबंधी अधिकार, कौन अधिकार, तो राजस्व संबंधी अधिकार उनसे ले लिया। और ये अधिकार किसको दिया, दीवान ए कुल के जो प्रमुख था जिसका नाम था दीवान ए आला। इसे दीवान ए आला या मुख्य दीवान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुख्य दीवान या दीवान ए आला कहा जाता था। और इसका कार्य क्या था, तो राजस्व संबंधी चीजों की देखभाल करना, हिसाब किताब रखना, यानी वित्त विभाग का प्रमुख वित्त यानी कि वित्त मंत्री के पद पर इसे स्थापित कर दिया गया। अब वकील के पद बिल्कुल बिना मतलब का पद हो गया। किसी भी व्यक्ति से अगर आर्थिक अधिकार आप ले लेते हैं तो उनके पद का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इस तरह से बैरम का जो ये पहला जो पद था वजीर का, उनसे राजस्व विभाग यानी वित्त विभाग ले लिया गया और उन्हें प्रधान दीवान यानी कि दीवान कहा गया। और इस पद पर सबसे पहले मुजफ्फर खान को बैठाया गया। किसे बैठाया गया, मुजफ्फर खान को। अकबर के समय में कई दीवान हुए लेकिन मुजफ्फर खान सबसे पहला था, याद रखेंगे। और टोडरमल को इसी के समय दीवान बनाया गया और 1582 से में टोडरमल यहाँ पर प्रधान दीवान के रूप में कार्य किया। टोडरमल के बारे में जानते होंगे, वह हिंदू था और उस समय उसकी बड़ी भूमिका थी। शेरशाह के समय भी उसने अपना सेवा दिया था और इससे पहले हिंदू शासक के यहाँ था। और टोडरमल ने यहाँ पर भू राजस्व पद्धति में एक अभिनव प्रयोग किया जिसे जपची पद्धति के नाम से, टोडरमल पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग भू राजस्व संबंधी वीडियो में रखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के अकबर के समय के दो महत्वपूर्ण ये दीवान हुए, पहला मुजफ्फर खान और दूसरा टोडरमल। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो हुमायूं के जहांगीर के समय में, क्योंकि हुमायूं के समय तो पद ही नहीं था, जहांगीर के समय में ग्यास बेग नामक व्यक्ति इस पद पर उपस्थित था। और शाहजहां के समय में 6 दीवान थे। प्रश्न आ जाएंगे कि शाहजहां के समय में कितने दीवान थे, तो 6 दीवान। और 6 दीवान में सबसे महत्वपूर्ण दीवान था आपको इस्लाम खान और सादुल्ला खान। इस्लाम और सादुल्ला खान उसके समय के महत्वपूर्ण दीवान था। और सबसे अधिक दिन तक दीवान के पद पर या दीवान ए आला के पद पर रहने वाला व्यक्ति असद खान था, जो 31 वर्ष तक इस पद पर रहा और वह औरंगजेब के समय में का शासन कर रहा था। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक दिन तक एक व्यक्ति दीवान के पद पर रहा जिसका नाम था असद खान। तो कुल मिलाकर के मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया जब से इसका गठन किया गया तब से, क्योंकि यह राजस्व से जुड़ा हुआ पदाधिकारी था। इस दीवान एक कुल के नियंत्रण में 5 अन्य विभाग थे, जिसमें पहला विभाग था दीवान ए खालसा। ये खालसा भूमि से जुड़ा हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल में 2 प्रकार की भूमि होती थी, खालसा भूमि जिस पर राजा का नियंत्रण होता था और दूसरा जागीर भूमि जिस पर जागीरदार का नियंत्रण होता था। और दिल्ली सल्तनत में उसे कहा जाता था इक्ता भूमि। तो इक्ता खालसा दिल्ली सल्तनत में, और यहाँ हो गया खालसा और आपको जागीर भूमि। तो जागीर खालसा भूमि से जुड़े हुए जो विभाग था उसे दीवान ए खालसा, और जागीर भूमि से जुड़ा हुआ जो विभाग था उसे दीवान ए जागीर कहा जाता था। दीवान ए तन एक तीसरा विभाग था जिसका संबंध वेतन से था।
किससे था? वेतन से था। और दीवान ए बेउतात जो था इसका संबंध कारखाना से था। किस विभाग से था? कारखाना। उस समय कारखाना के संदर्भ में देखा जाए तो पूरे दिल्ली सल्तनत में या मध्यकाल में कारखाना का विकास सबसे पहले किसके समय में हुआ? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और कारखाना का विकास ज़्यादा किसके समय में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। और मुगल काल में तो चीज़ें आगे बढ़ी ही। तो इस तरह से कारखाना के प्रमुख को दीवान ए बेउतात कहा जाता था। और दीवान ए सादात जो है इसका संबंध धार्मिक विभाग से था। तो धार्मिक संदर्भ में जो पैसे की जरूरत होती थी, कारखाना के लिए जो पैसे की जरूरत होती थी, जागीर के लिए पैसे की जरूरत, वेतन के लिए और खालसा भूमि के लिए, तो दीवान ए कुल के नियंत्रण में ये 5 विभाग थे जो इससे संबंधित वित्त उपलब्ध करवाए जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं दीवान ए कुल के बाद अब दूसरा पदाधिकारी जो है उसका नाम था मीर बख्शी। मीर बख्शी को देखा जाए तो मीर बख्शी का पद दिल्ली सल्तनत काल में दीवाने अर्ज का जो पद था उसी पद को यहाँ पर थोड़ा सा और व्यवस्थित करके मीर बख्शी का पद सृजित किया गया। मीर बख्शी का पद दीवाने अर्ज, और दीवाने अर्ज की शुरुआत किसके समय में हुई? तो बलबन के समय में। दिल्ली सल्तनत काल में आपको सैन्य विभाग, इसका अर्थ हुआ सैन्य विभाग। सैन्य विभाग का गठन किसके समय में हुआ था? बलबन के समय में। और इस पद पर इमाद उल मुल्क को सबसे पहले बैठाया गया था। जरा बलबन को पढ़ लेंगे आप लोग, वहां से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो दीवाने अर्ज, और इसके कार्य क्या थे? तो अमीर वर्ग का यह प्रमुख होता था, इसकी पहली विशेषता। दूसरा, सैनिकों की भर्ती में यह अपना योगदान देता था। इसकी तीसरी बात है घोड़ों का निरीक्षण करता था। निरीक्षण का मतलब क्या हुआ? दाग और हुलिया। ये दाग और हुलिया की चर्चा आप लोगों को होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दाग और हुलिया की प्रथा की शुरुआत की थी। सैनिक और घोड़ों के संदर्भ में घोड़ों को दागा जाता था कि रिप्लेस न किया जाए, और हुलिया का अर्थ प्रत्येक जो सैनिक होते थे उसके चेहरा लिए जाते थे, उसके कुछ शारीरिक पहचान लिए जाते थे कि सैनिकों की जगह पर दूसरे सैनिकों को दास को न रख दिया जाए और अपने आप को अलग कर दिया जाए। तो इस तरह से घोड़ों और सैनिकों का निरीक्षण करना। मनसबदारों के वेतन संबंधी मीर बख्शी सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था। यह सैनिक विभाग से जुड़ा हुआ पदाधिकारी था, लेकिन ये मनसबदारों के वेतन से जुड़ा हुआ और भुगतान पदाधिकारी होता था, क्योंकि यह एक कागजात पर सिग्नेचर करता था जिस कागजात का नाम था सरखत। याद कर लीजिएगा, सरखत। और ये सरखत जो है उस पर जब तक सिग्नेचर होकर के यहाँ वेतन विभाग के पास नहीं जाएगा तब तक पेमेंट उनका नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मनसबदारों के वेतन और भुगतान से संबंधित सबसे बड़ा पदाधिकारी था वह, क्योंकि इसके इस कागजात के बाद ही उनके पैसे छूटते थे। अगला हम देखते हैं कि प्रांतीय बख्शी के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति था, और इस तरह से उस समय के जो अमीर वर्ग था उसका वह नेता भी हो जाता था इन सारे कार्यों के बाद। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुगल काल के जो सेना होता था उसके सेनापति स्वयं सम्राट होता था, यानी बादशाह होता था। ये मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख तो होता था, लेकिन सेना का प्रमुख जो है वह नहीं होता था। अभी भी देखिए अपने देश में वर्तमान में भी संविधान में अनुच्छेद 53(2) के तहत सेना का प्रमुख है राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ भी देखिए बादशाह होता था सेना का मुख्य सेनापति। अब आते हैं तीसरा मीरे शमा। मीरे शमा के कार्य को देखें तो शाही हरम, शाही रसोई घर और शाही आवश्यकता, जो राज परिवार में हरम में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उस आवश्यकता की आपूर्ति करने वाला, प्रबंधन करने वाला पदाधिकारी मीरे शमा कहलाता था, और इसे खाने शमा भी कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि इसका संबंध है शाही रसोइया से था, और शाही रसोई घर का अर्थ यह हुआ कि राज परिवार के लोग वहीं के खाना खाते थे। अगर उसमें कुछ इधर उधर हुआ तो सारे लोग यहाँ से वहाँ तक सब लोग मारे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विश्वसनीय लोगों को दिया जाता था। इसलिए अकबर के समय में भारमल को बनाया गया था, और आसफ खां जो हैं वो जहांगीर के समय में इस पद पर थे। तो कुल मिलाकर के ये मुगलों के बहुत विश्वसनीय व्यक्ति रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को इस पद पर, ये अकबर के समय में, जहांगीर के समय में आसफ खां बना, और इसका मुख्य रूप से काम हरम से था, रसोईया से था, कारखाना का प्रबंधन, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति कारखाना से ही होंगे। और इसके अंदर में बेउतात का अर्थ हुआ कि कारखाना विभाग के प्रमुख है।
मुशरीफ, दरोगा और तहसीलदार जैसे कुछ अधिकारी कर्मचारी इनके नियंत्रण में रहते थे। अब इससे आगे हम बढ़ें तो काजी उल कुजात, काजी उल कुजात का अर्थ अभी भी न्यायिक विभाग के जो प्रमुख हैं या मुख्य काजी उसे कहा जाता था। ये मुख्य काजी जो थे वो न्यायाधीश होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे और न्याय विभाग के प्रमुख होते थे और इनके सहायक जो हैं वो मुफ्ती होता था। कौन होता था? मुफ्ती। ये आंकड़े वगैरह उपलब्ध करवाते थे, चीज़ों को बताते थे और उस समय से तरह से मुफ्ती जो हैं इन संदर्भों में अपने कार्य को संपादित करते थे। तो इस तरह से काजी उल कुजात या मुख्य काजी न्याय विभाग का प्रमुख है या न्यायिक पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश हुआ। उस पर सदर उस सुदूर जो हैं यह भी धार्मिक मामले का प्रमुख होता था। किस मामले का? धार्मिक मामले का प्रमुख होता था और वो जो हैं उसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। ये सदर उस सुदूर जो होते थे वो सम्राट पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे और अकबर के समय में अब्दुल नबी नामक एक व्यक्ति था जो इस पद पर था। वो काफ़ी अहंकारी और दम्भी व्यक्ति था और काफ़ी शरीयत के हिसाब से अकबर को चलाना चाहता था, लेकिन भ्रष्टाचारी भी था और भ्रष्टाचार में फंसने के बाद अकबर ने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया और इसे मक्का भेज दिया और कहा कि आप मक्का में जाकर के सेवा दीजिए वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं सदर उस सुदूर के संदर्भ में जो शेख उल इस्लाम था अब्दुल नबी इस पद पर था और इसने अपने ढंग से काम किया था, लेकिन वो भ्रष्ट भी थे। अब मुहत्सिब नामक पदाधिकारी का महत्व विशेष करके अकबर औरंगजेब के समय बढ़ गया। इसका नैतिकता से संबंधित पदाधिकारी था। वह किस चीज़ से? नैतिक आचरण को देखता था और खास करके यह देखता था कि लोगों का नैतिक आचरण शरीयत के हिसाब से है या नहीं है, इस्लाम धर्म के कानून और व्यवस्था के हिसाब से है या नहीं है। अगर है तो बड़ा बढ़िया और नहीं तो उसको ठोक पीट करके उनको इस्लामिक शरीयत माने इस्लामिक नियम कानून या शरिया मनाने के लिए प्रयास किया जाता था। स्वाभाविक है कि इस तरह के पदाधिकारी औरंगजेब के समय काफ़ी सक्रिय हो गए होंगे। औरंगजेब के समय से एक और काम दे दिया गया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए हिंदू पाठशाला यानी विश्वविद्यालय कॉलेज आदि थे उसको तोड़ा जाए, ध्वस्त किया जाए। और प्रारंभ से ही इसका एक और कार्य था माप तौल संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। माप तौल संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना, नैतिकता को देखना, शरीयत को मनवाने पर बल देना और बाद में औरंगजेब के समय एक और काम हो गया मंदिर को तोड़ना और खास करके पाठशाला वगैरह को तोड़ना भी इसके काम दे दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मुहत्सिब का जो पद है आपको याद होगा अशोक ने धम्म महामात्य की नियुक्ति किया था और धम्म महामात्य की नियुक्ति अपने शासन के किस वर्ष में किया, उसकी नियुक्ति की चर्चा उसके किस दीर्घ शिलालेख में है ये आप स्मरण करेंगे और ये देखेंगे कि उसका भी कार्य कमोबेश इसी तरह के थे और ये धम्म महामात्य की नियुक्ति से इसका संबंध हम जोड़ सकते हैं। अगला है मीर ए अदल। ये मीर ए अदल के कार्य को अगर देखें तो मीर ए अदल मुख्य रूप से न्यायिक पदाधिकारी होते थे। कौन पदाधिकारी होते थे? न्यायिक पदाधिकारी होते थे। और मीर ए आतिश जो था वो अगला पदाधिकारी और मीर ए आतिश जो हैं वो दरोगा ए तोपखाना कहलाता था। अर्थात इस तरह से मेरे आतिश का संबंध तोप आदि से था और कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और दरोगा ये डाक चौकी जो था वह डाक विभाग का प्रमुख था। इसमें वाकिया नवीस आ जाते थे, वाकिया निगार आ जाते थे, खुफिया नवीस आ जाता था, यानी गुप्तचर थे। सूचनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला डाक विभाग के प्रमुख और गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। कुल मिलाकर के मुगल प्रशासन को देखें तो केंद्रीय प्रशासन में ये कुछ प्रमुख पदाधिकारी थे और इनके कार्य थे। इन कार्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप यहाँ से उत्तर ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।